दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग आपका होगा। विपक्ष की पूरी धारा आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। सरकार और उसका पूरा सिस्टम आपका प्रचार कर रहा होगा। तो ऐसे में चुनाव का मतलब बचता क्या है? शायद यही वो वजह है जो अब इंडिया गठबंधन से बचे हुए जो लोग हैं वह समझ चुके हैं और इस दौर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए राहुल गांधी जान चुके हैं। और कहा भी जाता है कि किसी को भी इतना मत डराइए कि वो डरना भूल जाए। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लोग अगर टूट रहे हैं और उन टूटने की वजहों को अगर राजनीतिक तौर पर विपक्ष ये मानकर कहने लगा है कि दरअसल टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने सियासी तौर पर नहीं बल्कि इस देश के सिस्टम के आश्रय उनकी घेराबंदी कर दी कि उनके सामने कोई दूसरा विकल्प बचे ही नहीं और इस देश के तमाम संस्थानों को सत्ता के कामकाज में लगा दिया, तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है। और शायद यही वजह है अब राहुल गांधी समझ चुके हैं उन्हें अकेले ही आर पार की लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई लंबी है। इस लड़ाई में हर हथियार का प्रयोग सत्ता राजनीतिक तौर पर जरूर करेगी और उसे संवैधानिक ढांचे में अपनाया हुआ बताएगी भी। इसीलिए राहुल गांधी अब जिन बातों को कहने लगे हैं उन बातों का जिक्र सामान्य तौर पर इंडिया के वो तमाम सहयोगी कभी नहीं कहते या कभी नहीं करते। जिन बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने अब सीधे सीधे निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लिया है। चाहे वो जाति का मसला हो, चाहे उनकी रईसी का मसला हो, चाहे अडानी के साथ संबंधों का मसला हो, चाहे कॉरपोरेट के ऊपर धन लुटाने का जिक्र हो, चाहे इस देश के भीतर में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का जिक्र हो, उसे भी प्रधानमंत्री के मत्थे मढ़कर अब सीधे तौर पर चोट करने की स्थिति में राहुल गांधी खड़े हो चुके हैं। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की अपनी राजनीति का एक बड़ा व्यापक अंतर अब सामने उभरने लगा है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि इससे पहले राजनीतिक तौर पर जो भी हमले होते थे उस हमलों के पीछे इस देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र हो, गवर्नेंस के तौर तरीके हो या प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक ढाल के तौर पर शब्द और वार दोनों मायने रखते थे। लेकिन इस दौर में सब चीज खत्म हो चली है और उसकी वजह यह भी है कि दरअसल जिन प्रदेशों से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां के जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं, जो वहां की गरीबी और मुफलिसी है, वहां के लोगों के भीतर जो गुस्सा है, वहां के लोगों के भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई भी नेता आ नहीं सकता है। और इसी प्रक्रिया के भीतर में लगातार अगर सत्ता संसद के भीतर बैठकर नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त में कांग्रेस पर सीधे हमला करने से नहीं चूके और इस दौर में जो भी खड़े हैं बीजेपी के साथ या सत्ता के साथ, अगर उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया तो मीडिया ने उसे दिखाया नहीं या प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया उन बातों को लेकर मीडिया ने इस तरीके से परिस्थिति सामने रखी जैसे सब कुछ सही हो रहा है। अब शब्द तो बंगाल के भीतर शुवेंदु चौधरी के जरिए भी कहे गए और इस प्रक्रिया में जो बात असम के भीतर हुई उसको लेकर भी आपने मीडिया के भीतर कोई ऐसी गूंज देखी नहीं जिसको न्याय यात्रा को रोकने की प्रक्रिया में असम की सरकार बढ़ गई। राजनीतिक तौर पर हर दाव और हर धार दिल्ली से चली गई और दूसरी तरफ हर दाव और हर धार कुंद पड़ती चली गई और यह प्रक्रिया धीरे धीरे ऐसी आई कि बिहार में नीतीश टूटे, उत्तर प्रदेश में आज नहीं कल तो 12 तारीख मानी जा रही है कि जयंत चौधरी भी टूट जाएंगे। इन्हीं सब के भीतर कांग्रेस के नेता भी पुराने जो हैं वह भी टूटने की प्रक्रिया में तो नहीं है। महाराष्ट्र तक के भीतर अशोक चौहान का नाम लेने से कोई कतरा नहीं रहा है और इन सब के बीच यह भी कहा जा रहा है कि जो भी पुराने कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उसको दिल्ली ने न्यूट्रलाइज कर लिया है, यानी अपने अनुकूल कर लिया है। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा था कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी इससे पहले करते थे उसे मीडिया अपने लिहाज से सत्ता के अनुकूल दिखाने के लिए दिखाता था, बताता था, कमेंट्री करता था।
और इस स्थिति में जब नॉर्थ ईस्ट होते हुए असम, बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के भीतर अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, तो उनकी जुबान पर अब सीधे सीधे वो शब्द आने लगे, वह मुद्दे आने लगे जिन मुद्दों को राजनीतिक तौर पर उठाया जाए या ना उठाया जाए, और उसको कहते वक्त भी सीधे निशाने पर क्यों राहुल गांधी इस दौर में लेने लगे हैं, यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। क्योंकि जिन इलाकों के भीतर गरीबी और मुफलिसी है, वहां के लोगों के भीतर के जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ना तो धनबाद के भीतर कोयलांचल में राहुल गांधी दे सकते हैं, और ना ही बिहार और झारखंड की गरीबी और आदिवासियों की जमीन जो हड़पी जा रही है उसको लेकर कोई जवाब दे सकते हैं। जरा इस पूरी परिस्थिति के भीतर अब समझने की कोशिश कीजिए कि यह सीधे तौर पर हमला अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो आने वाले वक्त की किस राजनीति की दिशा में जा रहा है। लेकिन पहले सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो एक बरस के भीतर ही बिहार चुनाव के वक्त 2015 में उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ये कहने से नहीं चूके, इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है और ये देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। यानी इससे पहले इस देश में कोई नहीं जानता था कि कोई प्रधानमंत्री किस जाति का है, लेकिन जाति की राजनीति की लकीर खिंचनी थी तो खिंच गई। और आज उसी सवाल को बहुत आगे ले जाते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, दरअसल प्रधानमंत्री जिस जाति में पैदा हुए वो तो सामान्य तौर पर गुजरात के भीतर ओबीसी के दायरे में आती ही नहीं थी, वह तो गुजरात के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ऊंची जाति के दायरे में थी। लेकिन सन 2000 में उस जाति को ओबीसी में डाला गया और उसके बाद से ओबीसी की राजनीति अपने अनुकूल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक पायदान चढ़ना शुरू किया। क्या कहा राहुल गांधी ने, पहले इसे सुनना चाहिए। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। हालांकि कोई भी कह सकता है कि इस देश में ओबीसी के भीतर अलग अलग वक्त में अलग अलग राज्यों में कई जातियों को शामिल किया गया और शामिल करने की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर उस दौर की सत्ता को लाभ दिला सके, उसी दिशा में यह कदम बार बार उठाए गए। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र करते हुए उस जाति को किस तरीके से ओबीसी के तौर पर शामिल किया गया और ऊंची जाति और ओबीसी के भीतर की लकीरें राहुल गांधी ने जिस लिहाज से खींची वह कितनी सही है और जिन शब्दों के जरिए खींची वो कितनी सही है, यह कोई भी सवाल कर सकता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा राजनीतिक सवाल भी है। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर कभी किसी सत्ता ने कोई गवर्नेंस ऐसी चलाई नहीं कि उसका सारा काम उसकी अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए वोट जुगाड़ने की दृष्टि से हो। यहां तक कि किसे भारत रत्न दिया जा रहा है, किस जाति को लेकर कौन सी राहत और रियायत दी जा रही है,
कैबिनेट के भीतर किस जाति के लोग किस तरीके से शामिल होंगे, इस दौर में राष्ट्रपति भी कहां से कौन बनेगा, इसी दौर में किस सभा किस समुदाय के भीतर किस परियोजना का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पर जो वो भाषण देंगे वह उस जाति विशेष को लेकर कैसा होगा। बीते 8-9 वर्षों से इस देश के भीतर में यह सब कुछ लगातार आ रहा है। सवाल यह था कि विपक्ष इस राजनीति को मानता रहा कि यह दरअसल प्रधानमंत्री की शैली है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम ये वैसे इलाके हैं जो इस देश के मानचित्र पर सबसे पिछड़े इलाकों में शुमारी है, जिनकी यहां पर बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं। इन गरीब लोगों के लिए 2 जून की रोटी भी बड़ी दूर की गोटी होती है। तो राजनीतिक तौर पर जब आप रैली में निकलते हैं तो एक तरफा संवाद होता है, लेकिन जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो संवाद आपकी भावनाओं से जुड़ता है और आपके भीतर के शब्द भी शायद उस भावना से अपने आप को जोड़ लेते हैं जिन सवालों का जवाब आप दे पाने की स्थिति में होते नहीं हैं। तो क्या राहुल गांधी जो लगातार जिन भी बातों का जिक्र करते थे, पहली बार वह उस गरीबी, वहां की परिस्थिति, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के भीतर रहने वाले लोग, उनके सवालों को देखकर उनके भीतर बेचैनी है? क्योंकि वो वहां बेड़ी मजदूरों से भी मिलते हैं, वहां मखाना उगाने वाले किसानों से भी मिलते हैं, वहां पर वो कोयलांचल में गरीब जो कोयले के भीतर रहते हैं, जिनकी जिंदगी के भीतर पानी नहीं पहुंचा है, जिनकी जिंदगी जिस रूप में रहती है वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर की बात है, जिंदगी जीने की न्यूनतम जरूरतों का भी अभाव है वहां पर। तो इन परिस्थिति में इसीलिए राहुल गांधी ने आज एक दूसरा सवाल प्रधानमंत्री के उस आकर्षक यूनिफॉर्म नहीं कहिए, कपड़ों को लेकर उठाया जो सूट बूट की सरकार इससे पहले नजर आती थी। और जो सवाल इससे पहले उठता था तो अगला सवाल यह था कि दरअसल यह पैसा कहां से आता है, कौन देता है, किस रूप में देता है। इसका जिक्र भी उन्होंने खुले तौर पर इसलिए प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर किया क्योंकि यह सवाल वो लगातार उठा रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता और कॉरपोरेट का नेक्सस है, कितना पैसा टैक्स पेयर का कहां चला जाता है, इस देश में लूट कैसे मची है। आइए इन चीजों को खोला जाए। उससे पहले खुद राहुल गांधी ने जिन शब्दों के आश्रय इन बातों का जिक्र किया उसे सुनना चाहिए। अगली बार याद रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा। देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ यह सुनकर यह कह सकता है कि इससे वोट नहीं मिलेंगे। कोई भी कह सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौर में लोगों की मौजूदगी तो बहुत है, लेकिन यह वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती है। कोई भी कह सकता है कि आखिर वह राजनीतिक विजन कहां नजर आ रहा है जो संवाद बनाते समय और कुछ कहते समय इस दृष्टि में ले जाए कि भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है और इस देश की राजनीति ने अपनी रईसी के लिए इस देश के भीतर किस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा, इस देश की संपत्ति का हिस्सा और कॉरपोरेट के हवाले करते हुए पॉलिटिकल फंडिंग जिस रूप में की है, उसमें खुले तौर पर सारा नजारा आंखों के सामने है। लेकिन कहे कौन? और शायद यही वो वजह है जहां पर राहुल गांधी ने अब जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने 6 बातें खासतौर से इस पूरी यात्रा में जो कि पश्चिम बंगाल में पहुंची और उसके बाद से जो उन्होंने देखा और उठाना शुरू किया वो बड़ा मौजू है। गरीबी और मुफलिसी का सवाल उन्होंने इस देश की राजनीतिक सत्ता के क्रियाक्रम से जोड़ा कि देखिए ये क्या करते हैं,
किस रूप में करते हैं और सब कुछ तबाह कैसे करते हैं, और उसकी वजह ही गरीबी है। दूसरा हिस्सा था कि इस देश के जो रईस लोग हैं वो रईस नहीं हैं, बल्कि सत्ता के साथ खड़े होते हैं और आप ही की पूंजी को लूट लेते हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जीएसटी का पैसा जो है वह जनता ज्यादा देती है, कॉरपोरेट कम देता है, और किस तरीके से हर चीज पर टैक्स लगाकर सरकार जनता का पैसा लेती है, उसे बैंक में जमा करती है, वही बैंक कर्ज के तौर पर उन्हीं कॉरपोरेट को पैसा देते हैं, जो कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग और पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिलाते हैं, और वो चुनाव जीत जाती है, और ये चक्र चलते रहता है। यह बड़ी सहज सी भाषा है, लेकिन राहुल गांधी इस दौर में उस राजनीति को समझ गए कि अब उनकी लड़ाई कोई छोटी नहीं है। इस देश में एक तरफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चल चले हैं, जिसका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी मीडिया उनके साथ कहीं नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ जब उन्होंने पूर्वी भारत से निकलना शुरू किया, मणिपुर से, और निकला मुंबई तक वो जाएंगे, तब यह परिस्थिति थी कि अब समूचे देश को वह अपने तरीके से लांग भी रहे हैं और उसमें चल भी रहे हैं, संवाद भी बना रहे हैं, तो भी मीडिया साथ खड़ा नहीं है। सामान्य स्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता को यह डर होता है कि पता नहीं मीडिया उसे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, और अगर दिखाएगा तो पता नहीं किस भाषा और किस तर्क के साथ उसकी पूरी राजनीतिक छवि को कैसे गढ़ेगा। और राजनीतिक सत्ता के साथ जब एजेंसियां चल रही हों, तमाम संस्थान अपने तौर पर काम कर रहे हों, जिसका आरोप संसद के भीतर से लेकर बाहर तक समूचा विपक्ष लगा रहा हो, और राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर वो गुहार लगा चुका हो, बावजूद उसके कोई राजनीतिक रास्ता निकल ना पा रहा हो, तब यह सवाल है, क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर अब राहुल गांधी या कांग्रेस के सामने यह सवाल है कि अब उन्हें कौन सी लड़ाई लड़नी है और किस भाषा में उस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि मीडिया से डर कर चलेंगे और मीडिया किस रूप में उनकी छवि गढ़ेगा, अब उसके पार जाना होगा। और अगर संवाद लोगों के साथ खड़े होकर और उनके बीच बैठकर ही बनाना है, तो फिर यही राजनीति सही। और इसी अंदेशे के साथ क्या ये न्याय यात्रा को संभाले हुए राहुल गांधी अब हर उस मुद्दे को बहुत बारीकी से उठा रहे हैं, क्योंकि गरीबी, मुफलिसी, कॉरपोरेट सत्ता नेक्सस, और उसके बाद तीसरा सवाल था कि इस देश के किसान और गरीबों की जाति को लेकर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो एक तरफ उस जाति का जिक्र और दूसरी तरफ भारत में मौजूद ओबीसी की जातियां हो या दलित हो या आदिवासी हो, इनके बीच भी एक फाड़ नजर आनी चाहिए राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, जो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में गढ़ते हैं। तो राहुल गांधी उसके बीच भी खड़े हो गए। चौथा सवाल था कि अगर इंडिया गठबंधन बन रहा था और इंडिया गठबंधन के जरिए इस देश की उस सत्ता को चुनौती देने की तैयारी थी जिस सत्ता के पास सिवाय उपलब्धियों के कुछ भी नहीं है, यानी उसकी हर कागज, हर दस्तावेज में उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं, तब यह सवाल था कि जिस सरकार ने पूरा सिस्टम अपने प्रचार प्रसार में लगा दिया हो, तो उसको आप काउंटर कैसे करेंगे। और जब इंडिया को तोड़ने लग जाएं और सोचने लग जाएं कि देखिए सामने खड़ा विपक्ष, इसकी कोई धारा नहीं है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के भीतर भाषण दिया, वो चाहे स्टार्टर का हो या स्टार्टअप का हो या राहुल गांधी से जुड़ी हुई परिस्थितियों का हो, सवाल यह था कि उसका जवाब देगा कौन। शायद इसीलिए राहुल गांधी की अब जुबान सीधे उस राजनीतिक हमले को लेकर शुरू हुई है जिसमें भाषा मायने नहीं रखती है। वो बिल्कुल सड़क की भाषा हो सकती है और सड़क पर ही उनकी मौजूदगी है। और आखिरी सवाल यह भी था, क्या यह राजनीति सीधे तौर पर वोट की राजनीति है या संघर्ष और शायद अटैक की राजनीति है। संघर्ष और राजनीतिक हमले की यह लड़ाई क्या चुनाव में जीत दिला देगी या नहीं दिलाएगी। और दोनों परिस्थितियों के भीतर जब इस देश के भीतर संसद से बाहर तक सरकार खुद कह चुकी है कि हम 400 पार करेंगे, बीजेपी का आंकड़ा 370 पार है, और मीडिया 370 तक बीजेपी कैसे पहुंच जाए इसके लिए एक के बाद एक सर्वे सामने ला रहा है। यानी नैरेटिव देश में चुनाव से पहले ही बना दिया जा रहा है कि दरअसल यह चुनाव एक तरफा है, जीत के साथ है, बड़ी जीत
हासिल करने के लिए ये चुनाव है, तब ऐसे में विपक्ष किस राजनीतिक लड़ाई को लड़े, यह उसके लिए सवाल इसलिए है क्योंकि फोर्थ स्टेट यानी मीडिया की भूमिका इस दौर में गायब हो गई। ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर इससे पहले कभी किसी चुनाव में रही नहीं थी, यह पहली बार है। और शायद यही वो वजह है कि जो तीन मंत्र काम कर रहे हैं मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ, इन तीनों मंत्रों का कोई जवाब विपक्ष के पास है ही नहीं। पहली बात तो यही है कि इस देश के भीतर में चुनाव आयोग इस देश की राजनीतिक सत्ता उस सत्ता के इशारे पर है जिस सत्ता को चुनाव में जाना है। 14 फरवरी को एक चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं। उन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से सोचें तो नियम तो यह कहता था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहे, इस देश के चीफ जस्टिस की मौजूदगी रहे और विपक्ष के नेता की मौजूदगी रहे। ये तीनों मिलकर उन 40-44 नामों में से चुने जो ब्यूरोक्रेसी पूरी टीम तैयार करती है। उनकी अपनी टीम ही रहती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं और एनएसए शामिल होते हैं। वो पूरा तैयार करते हैं और एक पूरी रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर ये तीन व्यक्ति चुने, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर विधेयक लाकर एक झटके में जिस तरीके से मौजूदा मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया और कहा कि नहीं नहीं, इसमें चीफ जस्टिस की मौजूदगी नहीं होगी, अब इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी और तीसरे व्यक्ति के तौर पर जो चेक एंड बैलेंस करने के लिए होगा वो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का कोई मंत्री ही होगा। तो जो मंत्री ही होगा वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे चला जाएगा और जिसको नियुक्त प्रधानमंत्री ने किया वो कैसे चला जाएगा। और इन दोनों से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये जिसे चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करेंगे वो उस सरकार से कैसे सवाल करेगा, नहीं कर पाएगा। यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में उठा था कि आप जिसकी नियुक्ति करते हैं वो आपसे सवाल कैसे पूछेगा। तो चुनाव आयोग भी सरकार के पास और दूसरी तरफ सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इस देश की नौकरशाही और सेना को जोड़ दिया कि आप उस रथ के साथ चल पड़िए जो संकल्प यात्रा निकली। और कई जगहों पर सेना ही बनाने लगी कि जहां पर एक आम वोटर सेल्फी ले सके इस सरकार की उपलब्धियों के मद्देनजर। यानी भारत सरकार एक झटके में मोदी सरकार हो गई और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान एक झटके में वही नौकरशाही और वही सेना करने लगी जिसकी अपनी निष्पक्षता संवैधानिक तौर पर संविधान में लिखी हुई है। अब सवाल है, तीसरी स्थिति थी विपक्ष की, जिसे तोड़ने की दिशा में एक के बाद एक जहां जहां यात्रा जिस जिस रूप में निकल रही है उसमें एक एक करके हर कोई इंडिया गठबंधन में से निकलते चला जा रहा है। वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी का बयान हो, चाहे हेमंत सोरेन को जेल में डालने की स्थिति हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर जयंत चौधरी को लेकर उठ रहे सवालों में अब उनका इंडिया छोड़ना लगभग तय माना जा चुका हो। और इसी परिस्थिति से निकलते निकलते तमाम उन जगहों पर अगर मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर कौन सा कांग्रेसी नेता ही बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए। यह यात्रा अगर महाराष्ट्र जाएगी तो वहां कौन तोड़कर निकल जाए और जब ये राजस्थान जाएगी तो वहां कौन तोड़कर निकल जाए। यही राजनीतिक परिस्थितियों ने इस देश के चुनाव के सामने एक राजनीतिक स्थिति ऐसी खड़ी कर दी कि शायद अब राहुल गांधी समझ गए, लड़ाई अकेले लड़नी है, लड़ाई छोटी नहीं है। इस राजनीति में जनता की भाषा और जनता के बोल के साथ जनता के मुद्दों का जवाब भी सरकार को कटघरे में खड़ा करके देना है। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने मुनादी कर दी कि अब प्रधानमंत्री से जुड़े हर मुद्दे को ही वह जनता के सवालों से जोड़कर रास्ता बताएंगे और इस दिशा में ले जाएंगे कि देखिए यह स्थिति है, इंतजार कीजिए, अभी यात्रा में महीना भर बाकी है, अभी यह यात्रा और चलेगी। यानी इस देश की राजनीतिक तौर पर एक नई परिस्थिति जन्म ले चुकी है जिसमें सत्ता और विपक्ष नहीं बल्कि जनता और सत्ता के बीच राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।